Hello everyone, welcome to our online classes. लास्ट लेक्चर तक हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ लिया था और उसके बेसिस पे कुछ जो फंडामेंटल और एक्स्ट्रा इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेंथ ऑफ यूनिट्स थी उनको भी हमने इसमें स्टडी किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में डायमेंशन। तो डायमेंशंस क्या हैं और उनका डायमेंशंस को किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से इसको डिराइव किया जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट आता है सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर ऑफ विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या कह रहा है कि डायमेंशंस है जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस होती हैं ये क्या होती हैं, ये पावर होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे सपोज करिए किसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन हमें एम एल और टी में लिखनी है, यानी कि मास लेंथ और टाइम में लिखनी है। उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम मास लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको लिखने का तरीका होगा m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c, और इसको हम लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को तो हम लिख सकते हैं सिंपली मास, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है उसको हम साइड की पावर 3 या लेंथ का जो क्यूब होता है उस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर जैसे सपोज करिए हमारे पास में क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ भी लेंथ लेंथ की टर्म में आ रहा है, ब्रेड्थ बोलो चाहे हाइट बोलो, ये सारी लेंथ की टर्म में आती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा लेंथ की पावर 3। तो जो मास है, मास के लिए हम यूज करते हैं टर्म कैपिटल एम, ठीक है, और डिवाइड करेंगे लेंथ की पावर 3 यानी कि m अपॉन एल टू द पावर 3। तो जब ये l टू द पावर 3 को जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो इसकी जो पावर होती है ये हो जाती है माइनस में। तो इसकी इसकी वैल्यू जो होगी उसको हम लिखेंगे m l टू द पावर -3। अब यहाँ पर अब मास की जो पावर अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो होगी 1। और यहाँ पे जो टाइम है, टाइम की कोई डायमेंशन यहाँ पे शो नहीं कर रही है, इसलिए इसकी पावर होगी 0। तो हम जानते हैं कि भाई किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है 1। तो इसलिए टाइम की पावर 0 है, तो जब इसको टाइम की पावर 0 लिख देंगे तो या तो यहाँ पे सिंपली 1 रहेगा, या फिर लिखना अगर हमें टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसको लिखेंगे टी टू द पावर 0। तो डायमेंशन, डेंसिटी की जो डायमेंशन है वो हमारे पास में आई m1 l टू द पावर -3। ठीक है। अब ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने का तरीका, सिंबल क्या चाहिए और कैसे फार्मूला हमें इसका यूज करना है, तो वो ये यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ की टर्म है, इसका फॉर्मूला सिंपली डी लिखो या एल लिखो, कैपिटल एल। इसकी यूनिट होती है मीटर में। तो इसका मतलब यहाँ पे और कोई टर्म तो और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी तो आ नहीं रही, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो मास की टर्म, मास की पावर में 0 हो जाएगा, लेकिन लेंथ की पावर 1 हो जाएगा और टाइम की पावर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एरिया, एरिया इक्वल्स टू लेंथ की पावर 2 होती है। कोई भी लेंथ इंटू विड्थ कर दीजिए या फिर स्क्वायर होगा तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में रहेगा तो इसका जो फार्मूला होता है जनरली वो लेंथ की पावर 2 की टर्म में आएगा। तो उस केस में हम इसको कर देंगे लेंथ की पावर 2। तो यहाँ पर मास की पावर और टाइम की पावर दोनों की पावर 0 रहेगी, लेकिन जो लेंथ है, लेंथ की पावर यहाँ पर रहेगी 2। वॉल्यूम के लिए पावर लेंथ का क्यूब हो जाएगा, तो m0 l3 t0। डेंसिटी का हमने देख ही लिया है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को लिखने का लिखते हैं हम स्मॉल v से। ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड इसकी SI यूनिट है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं L1 से, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं L की पावर 1 से, और टाइम को लिखा जाता है T से। तो L की पावर 1 डिवाइडेड बाई
टी टू द पावर 1। तो जब इस टी टू द पावर 1 को ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा L1 एंड टी टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन। इसको जो भी डायमेंशन होती है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मास की तो कोई पावर आ नहीं रही, तो हम मान के चलेंगे कि मास की पावर कितनी है, 0। तो ये हो जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर -1। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम लिखते हैं स्मॉल ए से, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वापस से वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन हम ऊपर निकाल चुके हैं। ये वेलोसिटी की डायमेंशन आती है L1 टी टू द पावर -1, डिवाइड करेंगे इसको टी टू द पावर 1 से। तो जब टी टू पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये पावर डिनोमिनेटर में जो है इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर फिर से -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा L टू द पावर 1 और टी टू द पावर -1 एंड -1, ये हो जाएगा कंबाइन होके -2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आई हमारे पास में m1 L टू द पावर t-2। तो ये हो गया L1 m0 L1 t टू द पावर -2। नेक्स्ट आता है फोर्स। तो फोर्स की जो डायमेंशन, फोर्स को पहले तो स्मॉल कैपिटल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन को जब फर्दर इसकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी उसके अंदर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम यूनिट है मास की और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है एक्सेलरेशन की। तो 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लिखते हैं न्यूटन। तो यहाँ पर जो किलोग्राम है, किलोग्राम मास की यूनिट है, तो यानी कि मास की पावर यहाँ पर आनी चाहिए 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मास की पावर 1 क्योंकि किलोग्राम की पावर 1 है। फिर मल्टीप्लाई में मीटर है, मीटर यानी कि लेंथ की यूनिट, इसको हम लिख देंगे फिर से 1। और डिवाइड करके है यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का मतलब हो गया टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया m1 L1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये जो अपॉन में टी स्क्वायर है जब इसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी जो पावर है वो कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में। तो ये हो जाएगा -2। तो न्यूटन या फोर्स की जो डायमेंशन बनी वो हो गई m1 L1 t-2। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास में जो एसआई यूनिट आती है उसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करके अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में देख लें, उसको लिख लें, तो भी ये क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशंस को निकालना आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको हम लिखते हैं कैपिटल पी से, इसकी वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, यूनिट आती है किलोग्राम मीटर इन पर सेकेंड। तो किलोग्राम यूनिट है मास की और मीटर पर सेकेंड यूनिट है वेलोसिटी की। तो वापिस से यहाँ पे किलोग्राम की पावर 1 है, किलोग्राम रिलेट करता है मास से, हम लिखेंगे m की पावर 1 है। दूसरा मीटर, मीटर रिलेट करता है लेंथ से, इसको लिखेंगे L टू द पावर 1 और डिवाइड कर देंगे सेकंड से यानी कि टाइम से, यानी कि T टू द पावर 1 से। तो वापस से जब टाइम की पावर 1 है इसको जब हम न्यूमरेटर से हटाकर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, पावर जो है इसकी T टू द पावर -1 हो जाएगी। तो ये बन गया m1 L1 T टू द पावर -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1 बाई 1 सभी की जो डायमेंशंस है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्क। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर या जूल भी कहते हैं जिसको। तो न्यूटन की यूनिट या फोर्स की जो यूनिट है वो हमने यहाँ पे निकाली हुई है, दैट इज m1 L1 t-2। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है तो हम पहले फोर्स की यूनिट को लिख लेंगे m1 L1 t-2। इसको फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किसकी यूनिट आएगी, यहाँ पे आएगी यूनिट लेंथ की। तो ये हो जाएगा m1 L1 t-2 इंटू L1। तो L1 और L1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो L की पावर तो हो जाएगा 2, यहाँ पे मास की पावर कोई नहीं है तो यहाँ पे रहेगा m की पावर 1 और
दूसरी लेंथ के अंदर टाइम की पावर भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर टी की पावर -2 है, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर -2। तो हमारे पास में वर्क की जो डायमेंशन बनी वो है ml² t-2। तो वर्क की जो डायमेंशन है यहाँ पर वो है ml² t-2। ठीक है। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं mgh से। फॉर्मूला हमने पढ़ा P इक्वल्स टू mgh। m यहाँ पे मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h है हाइट। तो मास के लिए लेंगे m⁻⁻1। g जो होता है, सॉरी लिख देता हूँ यहाँ पे, मास के लिए लेंगे m⁻⁻1। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये भी एक टाइप का एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी वो सेम रहेगी। तो यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू होनी चाहिए L1 t⁻⁻2। और हाइट जो है, हाइट की यूनिट होती है, हाइट लेंथ की करस्पॉन्डिंग लेंथ की टर्म है, तो लेंथ के लिए हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे L⁻1। तो अब यहाँ पे L⁻1 और L⁻1 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके बन जाएगा L²। टाइम की पावर -2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और मास की पावर यहाँ पे 1 बची है, इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये बन जाएगा ml² t-2। तो सेम चीज आ रही है हमारे पास में, जो कि वर्क की डायमेंशन थी, वही एनर्जी की भी डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि वर्क और एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी होगी, उन सबकी अगर आप डायमेंशन निकालेंगे तो सबकी डायमेंशन जो है सेम रहेगी। तो यहाँ से एक और बात पता चलती है हमें कि जरूरी नहीं है कि डायमेंशन हर क्वांटिटी की अलग अलग हो। कई दूसरी क्वांटिटीज की डायमेंशंस सेम भी हो सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज भी सेम हो। अगर डायमेंशन सेम है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी भी सेम हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर से। तो इसको भी जब सॉल्व करते हैं तो उसकी डायमेंशन सेम आती है ml² t-2। इसकी भी यूनिट डायमेंशन जो है वो वर्क के इक्वल है, वर्क और एनर्जी के इक्वल आती है। नेक्स्ट आता है इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। तो न्यूटन सेकेंड इसकी एसआई यूनिट है। फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स की यूनिट होती थी हमारे पास में ml/t-2, m1L1t-2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, यानी कि t की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो t की पावर +1 ये है, और यहाँ पे -2 ये है, तो -2 + 1 -1 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा m1L1 t⁻⁻1। ठीक है। तो इस तरीके से इम्पल्स की यूनिट आ गई m1L1 t⁻⁻1। तो इस तरीके से आपको हर किसी भी इस तरीके से आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो है आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अब मैंने पावर की डायमेंशन निकाली हुई है, लेकिन और किसी की डायमेंशन मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं की है, जो कि आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क आपको करना है। ठीक है। इन सब की जो डायमेंशंस हैं, फॉर्मूले ज़्यादातर के मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सब के फॉर्मूले को देखते हुए आपको डायमेंशन यहाँ पे लिख कर लाना है। इनके एसआई यूनिट को भी यहाँ पे मेंशन करना है, और यहाँ पर डायमेंशन को भी मेंशन करेंगे। यहाँ एसआई यूनिट इसकी आ जाएगी, और यहाँ पर इसकी डायमेंशन आ जाएंगी। पावर की एसआई यूनिट जो, सॉरी, पावर की डायमेंशन जो है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। पावर की डायमेंशन क्या होती है? पावर का सिंबल होता है P, इसका फॉर्मूला आता है वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो W/T जो है ये हो जाता है पावर। तो इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड, जिसको कहते हैं वाट। तो यहाँ पे आ रहा है वर्क वर्क आ रहा है, वर्क की डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज ml² t-2। वर्क की डायमेंशन है ml² t-2। डिवाइड करेंगे इसको टाइम से, यानी कि t⁻1 से डिवाइड करेंगे। तो t⁻1 डिवाइड में है, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो t की पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर t की पावर -2 है, और t की पावर -1 और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट होके हो जाएगा m1L² एंड t⁻3। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में पावर की यूनिट भी आ जाएगी ml² t-3। तो इस तरीके से हमें 1 बाय 1 जो है सभी की
डायमेंशंस को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जितनी भी नई यूनिट्स, नई जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको देखने को मिल रही हैं, इन सब का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्मूले को देखते हुए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कैलकुलेट करना है। जैसे प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया लिखा हुआ है, तो फोर्स की यूनिट लिखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे एरिया की यूनिट से, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा प्रेशर के लिए। इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये इसमें डेफिनेशन पे नहीं जाना है, हमें हमें सिर्फ फॉर्मूले को देखना है। फॉर्मूले को देखते हुए इसकी जो डायमेंशन है उसको कैलकुलेट करना है। तो ये होमवर्क है आपके लिए, ये आपको कंप्लीट करके रखना है। ओके, नेक्स्ट आता है डायमेंशनल एनालिसिस। ये बेसिकली यूजेस ऑफ डायमेंशंस हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब हो गया कि हम डायमेंशंस का यूज करके क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो है ये कैसे होती है, एक यूनिट से हम दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, तो वो चीज यहाँ पे सीखते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में बेसिकली एक इस फैक्टर के ऊपर ये बेस होता है कि जो प्रोडक्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट का, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो, अगर मैं कहता हूँ कि मास की यूनिट है 1 किलोग्राम, ठीक है, और मास की यूनिट मैं कहता हूँ 1 ग्राम भी है, लेकिन 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक रिलेशन है कि 1 किलोग्राम जो है ये 1000 ग्राम के इक्वल है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 1 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी जो है ये यूनिट है, ठीक है। एसआई एमके सिस्टम की यूनिट है, इसको मैंने लिख दिया U1। ये हमारा फर्स्ट सिस्टम के अंदर 1 kg जो आया था, ये हमारे फर्स्ट सिस्टम के अंदर है, जिसके अंदर से न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी 1 और किलोग्राम जो है इसकी यूनिट हो गई। दूसरी चीज, दूसरी जगह यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये जो 1000 है, ये 1000 न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन ये किसके साथ है, ये ग्राम के साथ है, यानी कि सेकेंड यूनिट के साथ है। तो हम क्या कह रहे हैं कि N1U1 का जो प्रोडक्ट है वो N2U2 के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट को, और इसकी यूनिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आती है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर डिफाइन की गई है, N इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो है, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू n एंड इट्स करस्पॉन्डिंग यूनिट u इज ए कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से N1U1 की वैल्यू N2U2 के बराबर हो जाएगी। अब इस फैक्ट का यूज करते हुए हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कन्वर्जन करके देखेंगे इसकी यूनिट्स का कन्वर्जन करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए, सपोज द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर ए इन मास। इसका मतलब हो गया कि मास की पावर ए है, बी इन लेंथ यानी कि लेंथ की पावर बी है, एंड सी इन टाइम यानी कि टाइम की पावर सी है। If the fundamental units in one system are M1, L1 and T1, and in the other system is M2, L2 and T2 respectively, then we can write it as, तब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, N1 तो हो गया फर्स्ट यूनिट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसकी जो यूनिट थी, यूनिट में हम इसकी क्या करेंगे कि M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये M1, L1 और T1 जो लिखा गया है ये फर्स्ट यूनिट सिस्टम का है, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट सिस्टम का है, जैसे कि सपोज करो कि किलोग्राम के लिए था, ठीक है। तो किलोग्राम मास है, मास की पावर यहाँ पे 1 आ रही है, तो यहाँ पे M1 की जगह तो किलोग्राम आ जाएगा, लेकिन A की जगह आएगा 1। इसी तरीके से दूसरी साइड में मास की यूनिट थी ग्राम, तो यहाँ पे M2 की जगह तो ले लेंगे ग्राम, लेकिन A की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी,
तो उनकी जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले में तो चेंज आना नहीं चाहिए ना। डायमेंशन क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, भले ही आप यूनिट में कोई भी फर्क करें। दूसरी चीज हमने ये देखी कि यूनिट को उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट भी आती है। तो यहाँ से हमारे पास में एक ये वाला रिलेशन निकल कर आता है। इस रिलेशन को जब हम चेक करते हैं, आपस में एक दूसरे से कंपेयर करके देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि N1 और N2 के बीच में एक रिलेशन है जिसके थ्रू हम इसकी जो वैल्यूज है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इन एसआई यूनिट। एक यूनिट सिस्टम इसका दिया हुआ है एसआई यूनिट का। एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इसने दे रखी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको कह रहा है कि सीजीएस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो अगर इसकी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। तो इस वैल्यू को देखते हुए सबसे पहले हम जी के लिए यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करना है ये हम वैसे तो होमवर्क में दिया है, लेकिन यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हमारे पास में फार्मूला क्या बनता है। फार्मूला हमारे पास में बनता है फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब हमें जी की वैल्यू जी के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। ठीक है, फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हुए जी के लिए एक डायमेंशनल फार्मूला जो है सेटअप करेंगे। तो मैं ये सेटअप करना आपका काम है, यहाँ से आप निकालेंगे, उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जी के लिए डायमेंशनल फार्मूला आएगा m1 m टू द पावर -1 l क्यूब एंड t टू द पावर -2। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, उसकी वैल्यू आ गई m टू द पावर -1 l क्यूब एंड t टू पावर -2। अभी इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, ये जो यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है इसी को मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, तो इस इक्वेशन का और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए हम यहाँ से इसको एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसको हम इक्वेशन सेकंड से देखें कि n1 m1 टू द पावर a l1 टू द पावर b, ये जो t1 टू द पावर c की वैल्यू जो है ये सेकेंड यूनिट सिस्टम के अंदर m2 की पावर a l टू द पावर b एंड t टू द पावर c के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने कहा कि n2 इज इक्वल टू n1, इन सबको डिवाइड कर देंगे नीचे में। तो m2 की पावर a l टू द पावर b t टू द पावर c से सबको डिवाइड कर दिया। और अब यहाँ पे देखिए मास जो है m1 अपॉन m2 की होल पावर a, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है, इन दोनों की पावर सेम है और t की पावर भी सेम है, तो सेम पावर वालों को हमने एक तरफ ले लिया। तो वहां से हमारे पास में फॉर्मूला बना m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t टू की पावर c। अब n1 जो है n1 की वैल्यू हमें दे रखी है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, जो कि पहले ही हमें यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। m1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम के अंदर m1 की वैल्यू है 1 kg, सेकेंड यूनिट सिस्टम के अंदर मास की यूनिट m2 की यूनिट है 1 ग्राम, जिसको हमने लिख दिया 10 टू द पावर -3 kg, तो सेम यूनिट सिस्टम के अंदर आ गया।
L1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम के अंदर लेंथ की जो यूनिट है वो है 1 मीटर, और सेकेंड यूनिट सिस्टम में है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻²मीटर। और टाइम जो है T1 और T2 दोनों ही यूनिट सिस्टम के अंदर 1 सेकेंड रहता है, तो इसको हमने एज इट इज 1 सेकेंड लिख दिया। दूसरी चीज, इसकी जो पावर है ये ए बी और सी, इसकी पावर्स को हमने जो डायमेंशन कैलकुलेट की थी उनकी पावर से कंपेयर किया, तो कंपेयर करने से हमें पता चला कि ए की पावर हमारे पास में आई है -1, बी की पावर आई है 3 एंड सी की पावर आई है -2। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब कंपेयर करके इसकी जो सारी वैल्यूज हैं ये इस वाली इक्वेशन में हम पुट करते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या आता है, n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू आ गई 6.67 10⁻11 इंटू m1 है 1 kg डिवाइडेड बाई 10⁻³ kg, होल पावर हो गया इसकी -1। इसी तरीके से L1 1 मीटर था, L2 10⁻² मीटर है, होल पावर इसकी 3 है और सेकेंड की होल पावर 2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो n2 की वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो N2 की ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आएगी इसके CGS सिस्टम के अंदर। क्यों आएगी, क्योंकि हमने सेकेंड यूनिट सिस्टम के अंदर ml और t को क्या लिया था, CGS सिस्टम के अंदर कैलकुलेट किया था। मास को लिया था ग्राम में, लेंथ को लिया था सेंटीमीटर में, टाइम को लिया था सेकेंड में। तो इसकी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी नई वैल्यू आएगी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर के अंदर 6.67 इंटू 10⁻⁸। तो इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस करते हुए किसी भी यूनिट को, एक यूनिट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये डायमेंशनल एनालिसिस के बाकी के जो यूजेस हैं और इनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू।